Hey everyone, welcome back to my foundation classes यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गाइस अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 वन लाइनर टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें हम लोग लेते हैं 50 क्वेश्चंस और इसमें आज है आपका टेस्ट नंबर 4, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना भारत में किस देश से ली गई है? कहां से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन? तो ये ली गई है यूएसए से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? देखो, दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है, आपातकालीन उपबंध और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। अभी आपको बताना है आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है। तो हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, तो उसका आंसर भी होता जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। कहां से ली गई है विधि निर्माण की प्रक्रिया? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दो क्वेश्चन है, देखने में आपको सिमिलर लग रहा है जबकि आंसर दोनों का अलग अलग है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा जापान। देखो, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लो। विधि निर्माण की प्रक्रिया, अगर आपसे विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछी जाए तो आंसर होगा ब्रिटेन। वहीं पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये अगर पूछा जाए तो हो जाएगा जापान। मतलब विधि का निर्माण कहाँ किस संविधान के हिसाब से हुआ है? तो वो है ब्रिटेन, ठीक है। और विधि का जब निर्माण हो गया तो वो जो प्रक्रिया स्थापित कर रहा है, ठीक है, किसी काम को करने का, वो कहां से लिया गया? वो लिया गया जापान से। ये दो चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में प्रस्तावना के शब्द कहां से लिए गए? अब यहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। दो क्वेश्चन लगातार मैंने पूछा है, प्रस्तावना के शब्द कहां से लिए गए और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। इन दोनों क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो प्रस्तावना के शब्द लिए गए यूएसए से, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। अब इस दोनों में डिफरेंस आप समझ लो। प्रस्तावना के शब्द क्या है? हम भारत के लोग, है ना, तो वो शब्द कहां से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन भाषा, जो लैंग्वेज यूज किया गया है, ठीक है, जिस तर्ज पे इसको लिखा गया है, वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा। क्वेश्चन में आप अंतर समझ लो। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मानक समय रेखा यानी आईएसटी कहाँ से गुजरती है। आपसे पूछा जा रहा है एक दूसरे को कहाँ काटती है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। तो ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? कौन सा राज्य है वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल 7 राज्यों को ये स्पर्श करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने ऐसे देश हैं जिसकी सीमा 5 भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ से आपका एक आइडिया लग जाएगा कि कितना देश का बाउंड्री कितने राज्यों के साथ मिलता है। क्या बोला जा रहा है, कितने ऐसे देश हैं जिनकी सीमा 5 भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? तो ऐसे कितने देश हैं? तो ऐसे टोटल 4 देश हैं। ठीक है, 4 देश हैं जिनकी सीमा 5 भारतीय राज्यों से मिलती है। कौन कौन सा देश है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने देश हैं जिनके सीमा 4 भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? अब अगर 4 राज्यों से मिलने वाले देशों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होगी? तो ये होगा 2। ठीक है, म्यांमार और भूटान, ये 2 देश हैं जिनकी सीमा 4 भारतीय राज्यों से मिलती है। वहीं पे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब का 5 भारतीय राज्यों से सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? अफगानिस्तान की सीमा किसी एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, और वो कौन सा है? वो है लद्दाख। ठीक है, कौन सा है वो है लद्दाख। ठीक है, जो पहले जम्मू कश्मीर यानी राज्य हुआ करता था, और अब जानते हो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है, इसका निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। क्लियर? 27 अप्रैल 1914 को। डेट भी मैं लिख देता हूं, 27 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किस समझौते में भारत और चीन के सीमा के रूप में स्वीकार किया गया था? अब यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो समझौता था शिमला समझौता। कौन सा समझौता था? शिमला समझौता। अब शिमला समझौता आप जानते हो कब हुआ था? तो वो शिमला समझौता ये नहीं है। ठीक है, जो शिमला समझौता आप जान रहे हो 1972 वाला, वो ये शिमला समझौता नहीं है। ये शिमला समझौता ब्रिटिश इंडिया के दौरान ही हुआ था। ठीक है, 1914 में, जिसमें मैकमोहन रेखा खींचा गया था, जो कि हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था। पर चीन तभी तो उतना कुछ नहीं बोला, लेकिन चीन ने इसको कभी माना नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? 8 डिग्री चैनल। ये सारे क्वेश्चंस देखो आसान तो हैं, लेकिन एग्जाम में हमेशा आप कंफ्यूज करते हो और कुछ ना कुछ गलत करके आते हो। इसलिए बीच बीच में इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी आपके स्ट्रेट हैं, जो भी चैनल्स वगैरह हैं किनके बीच है, ये रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल ये है मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल। कोको स्ट्रेट कहाँ स्थित है? अगर कोको स्ट्रेट आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप, कोको द्वीप, ये कोको द्वीप कहाँ है? कोको द्वीप है म्यांमार में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, कोको द्वीप म्यांमार में है। कोको द्वीप और किसके बीच में है? और है उत्तरी अंडमान के बीच में। ठीक है, उत्तरी अंडमान के बीच में है कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में मस्तिष्क नहीं होता है? किस जीव में मस्तिष्क नहीं होता है, ये आपको बताना है। किस जीव में मस्तिष्क नहीं होता है?
ऐसा जीव जिसमें मस्तिष्क नहीं होता है। तो देखो ऐसा कोई एक जीव नहीं है जिसमें मस्तिष्क नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डाल के बताना है किसमें मस्तिष्क नहीं होता है, कौन सा वो जीव है। अगर आपने कभी पढ़ा है तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। क्या होगा आपका यहाँ पे सही आंसर? देखो आपने देखा है जो भी स्टार फिश वगैरह है, ठीक है, स्टार फिश वगैरह जितने भी इस तरह के जीव है उन सब में मस्तिष्क नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ एक तरफ से सारा। जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश हो गया, उसके बाद स्टार फिश, ठीक है, उसके बाद सी कुकुम्बर, और क्या क्या होता है इसमें, और आपके कोरल्स जितने हैं, ठीक है, कोरल्स आपका हो गया, सी अर्चिन हो गया, ठीक है, और सी स्पॉन्ज हो गया। तो इन सारे में से जितना भी मैंने बताया कोई एक आपके ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में। दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इन चारों में से कौन एक है जिसमें मस्तिष्क होता है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा क्योंकि इनसे अलग ही कोई रहेगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि किसमें मस्तिष्क नहीं होता है, तो जितना नाम मैंने बताया है इन सब में से कोई एक रहेगा जो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको सारे का नाम याद रखना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है जंपिंग जीन के खोजकर्ता कौन है? जंपिंग जीन के खोजकर्ता कौन है? जंपिंग जीन के खोजकर्ता कौन है? कौन है, किसने जंपिंग जीन की खोज की है? तो जंपिंग जीन की खोज की है मैक क्लिंटॉक ने। किसने? मैक क्लिंटॉक ने, ठीक है, मैक क्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटिवम, ठीक है, यह है मटर का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या नाम है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। देखो जो जितने भी वैज्ञानिक नाम है कम से कम कॉमन जितना है उन सभी का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया, देखो पत्तियों में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक प्रकाश संश्लेषण का ही अगर हम लोग बात करेंगे तो दो तरह का इसमें प्रक्रिया होता है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अब आपको बताना है प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होता है, और ये दोनों क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का जो भी प्रक्रिया है वह क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, एक प्रकाश के प्रेजेंस में, एक प्रकाश के एब्सेंस में, जिसमें प्रकाश की जरूरत ना हो। तो आपको बताना है प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होता है। कहाँ होता है? ग्रेना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और अप्रकाशीय अभिक्रिया अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है स्ट्रोमा में, ठीक है, स्ट्रोमा में। बायो से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपके गुलाम वंश का संस्थापक है, आपको ये बताना है उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। उसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था।
कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी भी लाहौर ही बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? कुरान ये बहुत ही सुरीली आवाज में पढ़ता था, इसलिए इसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कुरान खां का। क्या दिया गया? कुरान खां। ठीक है, एक और इसका नाम है लाख बख्श। आप जानते हो कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता को देखते हुए वो बहुत अधिक दान देता था, इस कारण से उसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम ये भारत का पहला मस्जिद है। आपको बताना है किसने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने किसको अबदस्त कर गुलाम वंश का सत्ता हासिल कर लिया? जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया उसके बाद गद्दी पे कौन बैठा? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत जगह आपने डायरेक्ट इल्तुतमिश पढ़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था वह था आराम शाह। ठीक है, तो आराम शाह गद्दी पे बैठा और आराम शाह को गद्दी से उतार कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। यहाँ से दो बातें आपकी क्लियर हो गई कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की? बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि को प्राप्त करने वाला पहला कौन हुआ? दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? जल्दी बताओ कौन हुआ? ये हुआ इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही ऐसा कारनामा किया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। क्या है? चालीसा दल या तुर्काने चहलगानी। ठीक है, तो चालीसा में लिखता हूं, लिखने में आसान है। ठीक है, चालीसा दल। क्लियर? चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी या तुर्क ए चहलगानी, कुछ भी आपसे मिले, आपने ये बहुत बार पढ़ा भी है। और इसको खत्म किसने किया? अगर ये आपसे पूछा जाए तो वो बलबन ने खत्म किया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के समय किस मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था? किस मंगोल आक्रमणकारी ने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था? वो था चंगेज खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा शुरू की थी। ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात एक गुलाम था याकूत, जो रजिया का बॉयफ्रेंड था। अब आपको बताना है किस पद पर यह नियुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? जो भारत की पहली मुस्लिम शासिका हुई, मुस्लिम महिला शासिका हुई, तो ये 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। और इसने अमीर ए आखूर, क्या पोस्ट है? अमीर ए आखूर। ठीक है, इस पद पर अपने बॉयफ्रेंड याकूत को मतलब पोस्ट दे दिया, ये पोस्ट दे दिया याकूत को। अगला क्वेश्चन है, रजिया के हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? रजिया के हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर कौन बैठा? तो दिल्ली के गद्दी पर बैठा बहराम शाह। बहराम शाह। ये पूरा आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो आप गलत करके आ जाओगे।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहराम शाह ने अलपतगीन को किस नवनिर्मित पद पर नियुक्त किया था? दो तरह के क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया है। आपको याद रखना है कि बहराम शाह ने एक न्यू पद का सृजन किया, उसका नाम क्या है, और उस पद पर जो उसने सृजित किया उस पर पहला जो पोस्ट दिया गया, पहला जिस शख्स को बिठाया गया वो शख्स कौन था? अल्पतगीन नहीं है, एतगीन है, सॉरी अल्पतगीन नहीं है, एतगीन, ठीक है, एतगीन। तो बहराम शाह के कार्यकाल के दौरान एक न्यू पद जिसका नाम था नायब ए मुमालिकत, नायब ए मुमालिकत, या मुमालिक भी सिर्फ आपको मिलेगा, नायब ए मुमालिक, ठीक है। ये एक ऐसा पद था जिसके पास संपूर्ण अधिकार होता था, ठीक है। बहराम शाह एक्चुअली में उतना बहुत ही आप बोल सकते हो अच्छा शासक नहीं था, ठीक है। इसने एक ऐसा पद को सृजित कर दिया जिसके हाथ में सत्ता का सब चीज होता था, ठीक है। और इस पद पर सबसे पहले एतगीन को इसने बिठाया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया था? बलबन को नायब ए मुमालिक पद पर किसने नियुक्त किया था? किसने किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसको नियुक्त किया था, नासिरुद्दीन महमूद ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा पद, नायब ए मुमालिक या नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि भी दी थी, उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था उलूग खां, ठीक है, उलूग खां। इस उलूग खां का उपाधि बलबन को किसने दिया था? नासिरुद्दीन महमूद ने। अगला क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति लाभ एवं लाभ नहीं, क्या है, लौह एवं रक्त नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? लौह एवं रक्त नीति के लिए किस सुल्तान को हम लोग जानते हैं? ये जानते हैं बलबन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? जब बलबन शासक बना इसने सैन्य विभाग की स्थापना की, आपको बताना है किस नाम से। सैन्य विभाग की स्थापना किस नाम से की थी? तो सैन्य विभाग की स्थापना दीवान ए अर्ज के नाम से की थी। क्या नाम था? दीवान ए अर्ज। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। दीवान ए अर्ज पद को सृजित किसने किया? तो बलबन ने। दीवान ए अर्ज किस विभाग को कहते थे? तो सैन्य विभाग को, ठीक है। और एक क्वेश्चन कि बलबन ने सैन्य विभाग जो स्थापित किया उसका नाम था दीवान ए अर्ज। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिसको आपको यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? अब ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। कुछ बुक में भी आपको अंतर दिखेगा, कई बार एग्जाम में भी आपको अंतर दिखेगा। एक बार शायद मैंने भी ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में डाला था। तो क्या है आंसर? अब कुछ को लग रहा होगा हेक्यूमर्स, कुछ को लग रहा होगा कैकाबाद। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो, आपके एग्जाम में दोनों में से कोई भी रह सकता है, कोई डाउट नहीं है, इसलिए दोनों नाम आपको याद रखना है। अब ये दोनों नाम क्यों आता है मैं इसको बता देता हूं आज, ठीक है। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं, ये है मुइजुद्दीन, ठीक है, मुइजुद्दीन कैकाबाद, कैकाबाद। और दूसरा जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपको शमसुद्दीन, आपको मिलेगा शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है।
तो आज इस दोनों में अंतर समझ लेते हैं। एक्चुअली में जो शासक था उस वक्त किसने, अच्छा अगला क्वेश्चन आप देख लो, ये नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। तो किसने इसको अपने पद से हटाया, किसने? तो आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया तो उस वक्त शासक कौन था? उस वक्त शासक था मुइजुद्दीन कैकाबाद। मुइजुद्दीन कैकाबाद ये था उस वक्त शासक, ठीक है, जब जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया और जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया। क्लियर? तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मारा तो कैकाबाद का पुत्र, ये कौन है? क्यूमर्स कौन है? ये है पुत्र, ठीक है। तो कैकाबाद का पुत्र जो था यह मात्र 3 वर्ष का था, ये भी आपको याद रखना है, 3 वर्ष का था ये, ठीक है। और अल्टीमेटली जब पिता इसका मर गया तो लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने इसको शासक घोषित करने का प्लान बनाया, ठीक है, कि इसको शासक घोषित कर देते हैं। अल्टीमेटली शासक तो यही था, लेकिन शासक ये बना ही नहीं। उसी के दौरान पिता को मारने के बाद इसको भी, शमसुद्दीन क्यूमर्स को 3 साल का तो था ही, 3 साल में कौन शासक बनता है और क्या वो कर लेगा, तो इसको भी उसने मार दिया था, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे मर गया। अब लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि लास्ट रूलर, क्योंकि वो अल्टीमेटली शासक क्यूमर्स बनता है, जिस कारण से क्यूमर्स है, कुछ लोगों को लगता है कैकाबाद, और ये सिर्फ लोगों को ही नहीं लगता, एग्जामिनर को भी लगता है। तो कई जगह आपको कैकाबाद मिलेगा, कई जगह क्यूमर्स मिलेगा। तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज बनता है दोनों को दोनों रट लो, लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर कैकाबाद और क्यूमर्स दोनों रहा तो आपका आंसर क्यूमर्स होगा, और कैकाबाद क्यूमर्स में कोई एक रहा तो आपका वो होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैंने लिया, लेकिन आई होप कि आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? कौन था? ये था मुर्शीद कुली खां, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ये अंतिम गवर्नर था जिसको मुगल के सम्राट ने नियुक्त किया था। इसके बाद बंगाल का नवाब होने लगा, इन लोगों ने अपने आप को नवाब घोषित कर लिया और मुगल सम्राट से ये धीरे धीरे अलग हो गए, ठीक है। तो अंतिम आपसे अगर गवर्नर पूछा जाए तो मुर्शीद कुली खां ही होगा, जो 1717 से लेकर 1727 तक रहा था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, तो भी मुर्शीद कुली खां ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसने नियुक्त किया और उसने कुछ दिन तक तो गवर्नर का काम किया, फिर अपने आप को नवाब घोषित कर दिया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित की थी? पहले मुर्शीद कुली खां की राजधानी ढाका थी, लेकिन मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से हस्तांतरित किया था। कहां? मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद इसने हस्तांतरित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से अलीवर्दी खां ने किया था। किसने किया था? अलीवर्दी खां ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? डेट भी आपको बताना है। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 20 जून 1756, क्योंकि 1756 पुराना हो गया है, डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका जो ब्लैक होल घटना था ये 20 जून 1756 ईस्वी को घटी थी। ब्लैक होल घटना कहाँ घटी थी? अगला क्वेश्चन आपका, ब्लैक होल घटना बच्चा बच्चा जानता है, ये कलकत्ता में घटी थी, ठीक है। ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये बच्चा बच्चा नहीं जानता होगा, जानता भी होगा तो कन्फ्यूजन हो जाता है, पर क्वेश्चन आसान है, क्योंकि आप जानते हो 1756 1757 में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, 1 साल का डिस्टेंस है। तो 1757 का इंसिडेंट तो सबको पता है। तो 1756 में ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला,
कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि जो 9 फरवरी 1757 को हुआ, आपको बताना है किनके बीच हुई थी। किनके बीच? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। और ब्रिटिश की तरफ से कौन था? ब्रिटिश की तरफ से था क्लाइव। ठीक है, क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था अलीनगर की संधि। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के समय मुगल बादशाह कौन था? कौन था प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह? आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? चलिए बताओ। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, ये ब्रिटिश के साथ जाके मिल गया था। और जो ये युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग इतने बड़े नाम पे जानते हैं, ये मात्र 5 मिनट का युद्ध था। ठीक है, सिर्फ सेना जाके ग्राउंड में खड़ी हुई। और रेशियो आप समझ सकते हो, रेशियो अगर मैं बात करूं तो लगभग क्या, बहुत सारा अंतर था। इनके तरफ से अगर 500 सैनिक थे तो उनके तरफ से 5000 सैनिक थे। यानी सिराजुद्दौला की तरफ से 5000 और ब्रिटिश की तरफ से 500। फिर भी ब्रिटिश जीत गए। क्यों पता है? क्योंकि ये जो मीर जाफर था, ये इसका सेनापति था। किसका? सिराजुद्दौला का। और जब युद्ध के मैदान में गया तो सेना को खड़ा करके उसके बाद ये उसके तरफ जाके मिल गया। ठीक है, वहीं पे सारा खेल खत्म हो गया। तो इस तरह से मीर जाफर के कारण अंग्रेज जीत गया। और अंग्रेज ने इससे वादा किया था कि तुम सिराजुद्दौला को मरवा दो, उसके बाद हम तुमको नवाब बना देंगे। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, तो क्या गाइस, तो यहाँ पे आज हमारा 50 क्वेश्चंस पूरा होता है। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, और अगर आपको आ भी रहा है तो भी अच्छा है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छा है। कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो सीख लो, आ रहा है तो रिवाइज कर लो। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।